नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम कौटिल्य के अनुसार राज्य के अस्तित्व का प्रयोजन और संप्रभुता तथा राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले है राज्य के अस्तित्व का प्रयोजन और संप्रभुता। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य एक निश्चित प्रयोजन को पूरा करने के लिए अस्तित्व में है, अतः वह प्राकृतिक संस्था नहीं है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था नहीं है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का उद्देश्य प्रजा की सुरक्षा व उसके कल्याण को सुनिश्चित करना है। कौटिल्य ने ज्ञान या विद्या की विभिन्न शाखाओं के विवेचन के प्रसंग में यह स्पष्ट किया है कि राज्य संस्था का उद्देश्य व्यक्तियों के लौकिक और पारलौकिक, नैतिक और भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति तथा उनके मध्य न्याय सम्मत संतुलन को बनाए रखना है। इन प्रयोजनों की पूर्ति सही ढंग से आनुवंशिकी से निर्देशित होकर ही की जा सकती है। इस प्रकार कौटिल्य जनता के सर्वांगीण कल्याण तथा समाज में न्याय के सिद्धांतों को लागू करने को राज्य के अस्तित्व का मुख्य आधार मानते हैं। कौटिल्य ने ज्ञान की शाखाओं के विवेचन तथा इनके मध्य पारस्परिक संबंधों के निरूपण के माध्यम से वस्तुतः राज्य के अस्तित्व के प्रयोजन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ज्ञान की चार शाखाओं त्रयी, वार्ता, आनुवंशिकी व दंड नीति को कौटिल्य ने क्रमशः मानव जीवन के नैतिक और भौतिक प्रयोजनों के प्रति व्यक्ति के संतुलित दृष्टिकोण तथा इन प्रयोजनों को व्यक्ति के जीवन के घटित करने के लिए उत्तरदायी संस्थागत व्यवस्था के रूप में चित्रित किया है। कौटिल्य ने त्रयी का संबंध भौतिक और पारलौकिक उपलब्धियों से माना है। वार्ता को कौटिल्य ने लौकिक उपलब्धियों और भौतिक संपदा तथा उसके अर्जन के लिए किए जाने वाले मानवीय क्रियाकलाप से संबंधित मानते हैं। कौटिल्य के अनुसार आनुवंशिकी त्रयी और वार्ता के प्रति व्यक्ति के प्रयत्नों में संतुलन, तर्क, विवेक व न्याय की प्रयुक्ति को निश्चित करती है। कौटिल्य के मत में आनुवंशिकी से निर्दिष्ट होने पर व्यक्ति के आचरण में नैतिक और भौतिक कल्याण के प्रति प्रयत्नों का न्याय संगत संतुलन बना रहता है। दंड नीति अर्थात राजनीतिक संस्थाओं को कौटिल्य ने त्रयी व वार्ता के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के निर्देशन व अधीक्षण और आनुवंशिकी द्वारा सुनिश्चित किए गए मापदंडों की क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी माना। कौटिल्य का मत है कि आनुवंशिकी से दिशा प्राप्त करते हुए दंड नीति व्यक्ति के जीवन में नैतिक और भौतिक उपलब्धियों के प्रति संतुलन को सुनिश्चित करेगी। वहीं यह भी सुनिश्चित करेगी कि समुदाय में अर्जित की गई भौतिक व नैतिक उपलब्धियों का समुदाय के विभिन्न सदस्यों के मध्य तर्कसंगत और न्याय सम्मत वितरण हो। दंड नीति के प्रयोजन के विषय में कौटिल्य ने कहा है कि यह अप्राप्य को प्राप्त कराने, प्राप्त को संरक्षित कराने, संरक्षित को संवर्धन कराने और संवर्धित को सुयोग्य व्यक्तियों के मध्य वितरित कराने के उद्देश्य से क्रियाशील होती है। कौटिल्य के अनुसार राज्य वस्तुतः दंड नीति को व्यवहार में संचालित करने का संस्थागत माध्यम है। इस प्रकार ज्ञान की चार शाखाओं और दंड नीति के प्रयोजन को स्पष्ट करके
कौटिल्य ने राज्य के अस्तित्व के मूल प्रयोजन के विषय में एक स्पष्ट दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि कौटिल्य के अनुसार जनता की नैतिक और भौतिक समृद्धि को, लौकिक और पारलौकिक कल्याण को तथा साथ ही वितरणात्मक न्याय को सुनिश्चित करना ही राज्य के अस्तित्व का मूल प्रयोजन है। कौटिल्य ने दंड को ऐसी शक्ति के रूप में व्यक्त किया जिसे धर्म की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मत्स्य न्याय की अवस्था में भी कुछ शक्तिशाली लोगों द्वारा भौतिक बल का प्रयोग किया जाता था, किंतु बल का वह प्रयोग धर्म के नैतिक प्रयोजनों के लिए नहीं अपितु स्वार्थ की पूर्ति के लिए होता था। इस प्रकार कौटिल्य दंड को केवल शक्ति का पर्यायवाची नहीं मानते। कौटिल्य के अनुसार तीन तत्व भौतिक शक्ति के साथ जुड़कर ही उसे दंड का रूप प्रदान करते हैं। और ये तीन तत्व, पहला तत्व है शक्ति का प्रयोग धर्म की सुरक्षा के लिए हो, अन्य किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं। दूसरा, यह शक्ति मात्रा में इतनी अधिक हो और प्रकृति में ऐसी हो जिसे कि लोग अलग अलग या संगठित होकर भी अपनी शक्ति के बल पर चुनौती नहीं दे सके। इस शक्ति का प्रयोग तीसरा है, इस शक्ति का प्रयोग किसी अधिकृत संस्था द्वारा किया जाए। तो तीन तत्व भौतिक शक्ति के साथ जुड़कर ही उसे दंड का रूप प्रदान करते हैं। धर्म को कौटिल्य ने मनुष्य के जीवन के सार्थक और उद्देश्यपूर्ण निर्वाह के लिए आवश्यक नियमों की संहिता, नैतिक मूल्यों तथा राज्य सत्ता पर नियंत्रण के साधन के रूप में चित्रित किया है। कौटिल्य ने सुख का आधार धर्म को बताया। उसके अनुसार धर्म अर्थ पर आधारित है। अर्थ उनके मत में राज्य पर निर्भर है। उपरोक्त तीनों वाक्यों से अर्थशास्त्र में प्रतिपादित राज्य की प्रकृति का आभास हो जाता है। कौटिल्य के अनुसार जहाँ धर्म मनुष्य के नैतिक और पारलौकिक कल्याण की ओर संकेत करता है, वहीं अर्थ पर उसकी निर्भरता उसे मनुष्य के लौकिक व्यवहार से जोड़ देती है। अर्थ की राज्य पर निर्भरता यह स्पष्ट कर देती है कि मनुष्य के व्यवहार का धर्म के अनुसार नियमन राज्य का दायित्व है। अर्थशास्त्र में धर्म और राज्य के व्यवहारिक संबंधों व सार्वजनिक नियमों के निर्देशक सिद्धांत के रूप में धर्म के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य ने धर्म शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है, किंतु मोटे तौर पर कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित धर्म को तीन संदर्भों में समझा जा सकता है। पहला है सामाजिक व्यवहार के सिद्धांतों की संहिता के रूप में। दूसरा, सत्य, दया, दान, अहिंसा आदि सार्वभौमिक नैतिक नियमों के रूप में। और तीसरा, राज्य द्वारा निर्धारित कानून के रूप में। कौटिल्य का मत है कि राज्य अपनी विधायी शक्ति द्वारा जिस धर्म को निर्धारित करता है, अर्थात वो प्रजा के व्यवहार पर नियंत्रण कानून बनाता है, उसे धर्म के रूप में व्यक्त किए गए सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों और आचरण के सर्वमान्य सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। निर्धारित नैतिक उद्देश्यों के लिए ही राज्य द्वारा धर्म के अनुकूल किए गए शक्ति के प्रयोग को कौटिल्य दंड की संज्ञा देते हैं। यदि राजा स्वार्थवश या धर्म विरोध शक्ति का प्रयोग करे तो कौटिल्य इस शक्ति के प्रयोग को न तो दंड की संज्ञा देंगे और न ही उसे वैध मानेंगे। उनके अनुसार केवल वही बल प्रयोग वैध हो सकता है जो धर्म के सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिए किया गया हो। अब हम चर्चा करेंगे राज्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने मनु की भांति राज्य के स्वरूप का चित्रण किया है।
तथा राज्य की 7 प्रकृतियों या अंगों का विवेचन किया है। कौटिल्य के 7 अंग हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं: स्वामी, अमात्य, जन, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। पहला, स्वामी। कौटिल्य ने राज्य या स्वामी को राज्य का शीर्ष अंग, शीर्ष पर माना है इसका। पहला, कौटिल्य के अनुसार राजकीय शक्ति का प्रयोग राजा द्वारा ही किया जाता है, अतः राजा ही राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी है। कौटिल्य ने जटिल दायित्वों की पूर्ति करने में असमर्थ हो पाने के लिए राजा की समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण पर बल दिया है तथा यह अपेक्षा की है कि राजा उच्च चरित्र वाला और सद्गुण संपन्न हो। दूसरा अंग है अमात्य। कौटिल्य ने अमात्य या मंत्री को राज्य का अनिवार्य अंग माना है और कहा है कि अमात्य राज्य रूपी रथ के दूसरे पहिए की भांति है। अमात्य को राज्य का आवश्यक अंग मानकर कौटिल्य ने मनु की भांति ये स्पष्ट कर दिया कि शासन की शक्ति राजा में निजी रूप से निहित नहीं होती है, अपितु राजा उस शक्ति का सामूहिक रूप से उपयोग करने के लिए बाध्य है। कौटिल्य ने राजा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय अनिवार्य रूप से अमात्यों के परामर्श से ही करे। राजकीय कार्यों में अमात्यों के महत्व को देखते हुए कौटिल्य ने उचित प्रशिक्षण के बाद अत्यंत सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति को आवश्यक माना है। तीसरा अंग है जनपद। कौटिल्य ने जनपद शब्द में राज्य की सीमाओं और उनके अंतर्गत निवास करने वाले लोगों को सम्मिलित किया। कौटिल्य ने प्लेटो की भांति राज्य की जनसंख्या अथवा भौगोलिक क्षेत्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कई प्रसंगों में जनपद शब्द को राज्य के प्रशासन के लिए भौतिक आधार पर संगठित एक इकाई के रूप में प्रयुक्त किया है। इस अर्थ में जनपद को आधुनिक जिले के पर्यायवाची के रूप में समझा जा सकता है। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि जनपद की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण उसकी रक्षा सुगम हो सके। कौटिल्य ने जनपद की भूमि के उपजाऊ होने को आवश्यक माना है ताकि थोड़े परिश्रम से ही अन्न उत्पन्न किया जा सके। जनपद में सरोवरों, नदियों, पर्वतों और वनों के भी प्रचुर मात्रा में होने को कौटिल्य ने श्रेष्ठ माना। उनकी मान्यता है कि जनपद का स्थल और जल मार्गों से जुड़ा हुआ होना उचित है। कौटिल्य ने जनपद में रहने वाली जनता में देशभक्ति, परिश्रम, बुद्धिमत्ता और पवित्र आचार व्यवहार की अपेक्षा की है। अब दुर्ग। कौटिल्य ने दुर्ग को राज्य का एक आवश्यक अंग मानकर यह अपेक्षा की है कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त दुर्ग का निर्माण करे। उसके अनुसार राज्य की सीमाओं पर चारों ओर तथा उपयुक्त स्थानों पर सीमाओं के मध्य दुर्ग बनाए जाने चाहिए। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया। पहला, ओदक दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ हो। पारत दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ हो, पर्वतों और कंदराओं में व्याप्त हो। धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो मैदान में बना है और जल एवं घास से रहित है। वन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर दलदल, वृक्षों और झाड़ियों आदि से घिरा हुआ हो। कौटिल्य ने राजा को प्राकृतिक दृष्टि से उपयुक्त स्थानों पर ऐसे दुर्ग बनाने का परामर्श दिया है जिनका युद्ध के लिए उपयोग किया जा सके। कौटिल्य का मत है कि ओदक दुर्ग और पार्वत दुर्ग राज्य की रक्षा की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। धानवन दुर्ग और वन दुर्ग वनों में बनाए जाते हैं तथा राजा आपत्ति के समय उनमें छिपकर
अपनी रक्षा कर सकता है। अगला, कोष। कौटिल्य ने कोष को राजकीय कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक माना है। कौटिल्य ने राजा से समुचित साधनों से अपने कोष में वृद्धि करने की अपेक्षा की है। कोष संग्रह के कार्य को कौटिल्य ने व्यवस्थित ढंग से पूरा किए जाने पर बल दिया है तथा इसके लिए उपयुक्त संख्या में विश्वासपात्र कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया है। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है कि कोष संग्रहण के कार्य में लगे हुए कर्मचारियों और अधिकारियों पर पूरी तरह निगरानी और नियंत्रण रखे। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि कोषाध्यक्ष को कोष की स्थिति की पूर्ण जानकारी सदैव रखनी चाहिए ताकि राजा द्वारा सूचना मांगे जाने पर वह तत्काल सूचना दे सके। अगला, दंड। दंड या सेना को राज्य का आवश्यक अंग मानते हुए कौटिल्य ने प्रजा की आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से रक्षा के लिए आवश्यक माना है। कौटिल्य ने शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के उपरांत सैनिकों की नियुक्ति का परामर्श दिया है तथा सैनिकों को युद्ध कार्य में कठोर प्रशिक्षण दिए जाने तथा सेना को अनुशासित रखे जाने पर बल दिया है। कौटिल्य ने सेना में सामान्यतः चारों वर्णों को सैनिकों को लिए जाने को उचित माना है। फिर भी कौटिल्य सेना में भर्ती के लिए क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को प्राथमिकता दिया जाना उचित मानते हैं। कौटिल्य ने यथासंभव ब्राह्मणों को सेना में भर्ती न किए जाने का परामर्श किया है क्योंकि उन्हें आशंका है कि यदि ब्राह्मण सेना में नियुक्त हुए तो वे शत्रु द्वारा नमस्कार या आदर सत्कार व्यक्त करने पर उन्हें क्षमा कर सकते हैं। सातवां और अंतिम है, मित्र। कौटिल्य ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में मान्यता दी है। कौटिल्य का स्पष्ट मत है कि राज्य अपनी प्रजा के कल्याण के कार्य में तभी लगा रह सकता है जब उसे बाहरी आक्रमणों की आशंका कम हो। इसलिए कौटिल्य मित्र संग्रह को राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक मानते हैं क्योंकि अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध होने पर राज्य अपनी सीमाओं की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रह सकता है। मित्र को राज्य का आवश्यक अंग मानकर कौटिल्य ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के साम्राज्यवादी स्वरूप के पक्ष में नहीं है। धन्यवाद।